प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले नवाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। आइंदा इलेक्शन में वजीर आजम के लिए नवाज शरीफ उम्मीदवार। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद नाअहली खत्म, नून लीग की क़यादत ने ऐलान कर दिया। अपील की अब जरूरत नहीं रही। आजम नजीर तारड़ ने भी बड़ा बयान दाग दिया। इसके अलावा बात करेंगे इस्तिकबाल के लिए मुहिम तेज, इलेक्शन से कबल महंगाई कम करने के प्लान पर काम शुरू। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो जाएगी? इसके अलावा बात करेंगे मारूफ सियासी तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी की अपने साहबजादे बैरिस्टर हसन नियाजी से मुलाकात। हफीजुल्लाह नियाजी ने मुलाकात के दौरान अपने बेटे को कैसा पाया, मुलाकात की अंदरूनी कहानी जानेंगे हफीजुल्लाह नियाजी की जुबानी। और इसके अलावा बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म की जेल में सेहत की तशवीशनाक हालत की तमाम तर अफवाहें दम तोड़ गईं। ज़ाती मालिश डॉक्टर उस्मान यूसुफ ने तंदुरुस्त करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई ने जेल से अपनी फैमिली के जरिए ट्विटर पर पार्टी के लिए बड़ा पैगाम दे दिया। चेयरमैन पीटीआई जेल अंदर किस हालत में है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जाली शनाख्ती कार्ड्स की भरमार, नादरा के दर्जनों ऑफिसर बरतरफ। सेनेट दाखिला कमेटी में बड़े इंकशाफ। एविएशन हुक्काम का पायलट्स बहाली से वाज़े इनकार। गुज़श्ता रोज की दाखिला और सेनेट एविएशन कमेटियों की अंदरूनी कहानी जानेंगे रऊफ क्लास्टा की जुबानी। और वेलकम करेंगे सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद साहब को। अस्सलाम वालेकुम नदीम अफजल चंद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा नदीम अफजल चंद साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, बहुत टाइम के बाद आपने वक्त दिया हमें और बहुत सारी बातें आपसे होने वाली हैं। जो जहाँ से स्टार्ट लेंगे वो ये कि इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे, कैसी तैयारी है? बड़ा मुतालबा था आप लोगों का कि इलेक्शन होने चाहिए, मुल्क की इस वक्त ज़रूरत है, तो अब तो होने जा रहे हैं, तो तैयारी कैसी है? देखें जी, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन अगर हो जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, तो ये इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मुतालबा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और इलेक्शन अपने आईनी मुद्दत के अंदर जरूर होने चाहिए। लेकिन असल चीज इलेक्शन नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। और अभी तक के जो हालात हैं, ग्राउंड रियलिटीज जो हैं, वो सारी पार्टियों के लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एक आध पार्टी के लिए केपीके में, दो पार्टियों के लिए और एक पार्टी के लिए पंजाब में इसी तरह मेरे ख्याल है मामलात जो हैं वो जरा कोई लाडले बनाए जा रहे हैं। और उम्मीद है कि ये इलेक्शन कमीशन इस पर जरूर एक्शन लेगा और इलेक्शन से पहले इस पर कोई कार्रवाई जरूर करेगा। अच्छा चंद साहब, ये मुतालबा यूजुअली लेवल प्लेइंग फील्ड का पीएमएल-एन करती आ रही है। अब ये तवातुर से नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड कर रही है। किससे कर रहे हैं आप ये डिमांड? और दूसरी बात ये कि आप ये जो लाडलों का जिक्र कर रहे हैं, ये लाडलों का तो एक कल्चर है, फिर इसको किस तरह से, ये तो कल्चर खत्म होने वाला है। मेरे ख्याल से लाडला तो हर दौर में रहेगा फिर। देखिए, पिछले 50 सालों से हम क्यों मुख्तलिफ हमारे इलेक्शन भी हुए, जमहूरियत भी आई, आमरीत भी आई, लेकिन हमारे इदारे ज़वाल पजीरी की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह इस मुल्क में निज़ाम अदल का फुकदान और इलेक्शन का फ्री एंड फेयर ना होना। अवाम को हक के नुमाइंदगी, उनका चुनाव का जो फेयर तरीका है वो उसमें उनको आइडियल पोजीशन कभी भी मुहैया नहीं की गई। तो यही वजह है कि हमारे मुल्क की ये हालत है। और अब मेरे ख्याल में 2023 है। अब अगर हम 1985 का रोना रोते रहें या 1977 का, तो वो बहुत दूर की बात है। अब 2023 है। अब जो भी करेंगे, दूसरे दिन मीडिया पे आ जाता है, सोशल मीडिया पे आ जाता है, एक सोशल प्रेशर भी बिल्डअप हो जाता है। और कोई एक्शन ले ना ले, लोगों को पता सारी बातों का होता है। कोई बोले ना बोले, ये एक अलग बात है। तो मेरे ख्याल में अभी जो ब्यूरोक्रेसी पोलिटिसाइज जिस तरीके से हुई है, तो नून लीग सच्ची बात है वो उसको पलड़ा भारी है उनका ब्यूरोक्रेसी के मामले में। और पंजाब में खसूसी तौर पर वफाक में तो उनका जो उनको एक फेवरेट लाडले का दर्जा दिया जा रहा है, ये मेरे ख्याल में गलत है। जी बहुत शुक्रिया चंद साहब, आपने ज्वाइन किया। जैसे रबिया ने कहा, बड़े दिनों बाद आज हमारे हाथ आए हैं, बल्कि मुझे आपसे 5-10 मिनट अच्छा खासा वो करनी पड़ी है, क्या कहते हैं, लड़ाई करनी पड़ी है आपसे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपसे सर। ये आपने अभी 2-4 ना बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं अपनी इंतहाई मुख्तसर सी टाक में, बहुत कुछ कह गए हैं आप। मैं उनको एक बारी बारी करके आपके सामने लाता हूँ सर। अभी आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की, इलेक्शन कमिश्नर जो हैं या इलेक्शन कमीशन है, इसका काम है कि लेवल प्लेइंग फील्ड वो ठीक करे, देख भी रहा है।
आपको याद होगा बिलावल साहब ने एक बयान दिया था, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें कहा था कि जनाब ये पूरी की पूरी फेडरल कैबिनेट जो है या फेडरल हुकूमत का तसर जो है ये सारे का सारा ये तो उनकी लेगेसी चली आ रही है, कंटिन्यूएशन ऑफ ये शहबाज शरीफ साहब है, उनके ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हुए हैं टॉप पोजीशन पे बैठे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे, और वजीर भी उन्हीं के लगा दिए गए हैं जो उन्हीं के फैमिली फ्रेंड्स या लॉयलिस्ट हैं। तो जिस पे इलेक्शन कमिश्नर साहब ने सुल्तान सिकंदर राजा साहब ने जर्नल सा उन्होंने लेटर लिखा था जो हमने अपने प्रोग्राम में ब्रेक भी किया, तो उन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब को देख लें जी, पार्टीज एतराज़ कर रही हैं, आपको इस तरह का तस्वर नहीं मिलना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स का या वजीरों का को किसी ख़ानदान से वो हैं। वो तो तकरीबन महीना होने वाला है, तो इलेक्शन कमिश्नर साहब की तो किसी ने सुनी नहीं है, उनको तो कोई यहाँ पे दूसरे लफ्ज़ों में घास को नहीं डालता। वो लेटर लिखा उन्होंने उठा के अच्छा लेटर भी उन्हीं को लिखा जिनको हटाने का मुतालबा कर रहे थे। बड़ी मज़े की बात ये भी है, तो जनाब उनकी तो सुननी नहीं जाती। सिकंदर सुल्तान राजा साहब एक ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट का पता है एक अपना जहन होता है, ज़्यादा देर तक डिफाई तो नहीं कर सकता, तो उनकी तो सुनता कोई नहीं है सिकंदर सुल्तान राजा साहब की। उन बेचारों ने तो लेटर लिख दिया था आपके दबाव पे, महीना हो गया वो सारे के सारे बैठे हुए हैं, वजीर भी बैठे हुए हैं, उनके ब्यूरोक्रेट भी बैठे हुए, नथिंग हैपेंड। अब आप इतना बड़ा मुतालबा लेके आए हैं, इतना बड़ा कि पूरे मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड आपको सुल्तान सिकंदर राजा साहब लेकर दें, ये थोड़ा सा कोई बात समझ में आई नहीं है भाईजान। देखिए कलासरा साहब, इस मुल्क में पहले भी इलेक्शन होते रहे हैं, लेकिन 2000 मतलब 1988 से जब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना, ये निगरान सेटअप वाला जो कानून है ये भी ज़िया-उल हक की बाकियात में से एक बाकियात है। हालांकि मैं समझता हूँ अगर जमहूरियत को आपने मजबूत करना है, आने वाला वक्त तो यही कहेगा कि ये निगरान सेटअप वाला सिस्टम कानून खत्म होना चाहिए। जो भी हुकूमत हो वो अगला इलेक्शन करवाए और इलेक्शन कमीशन करवाए इलेक्शन, और आगे मुकर्रर मुद्दत में हो। लेकिन ये एक अलमिया है, हमारी कमजोरियां हैं कि हम ये कानून खत्म नहीं कर सके। और रह की बात, देखें ब्यूरोक्रेसी आप बड़े सालों से देख रहे हैं कि एक पोलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स के अजीजो कारब कहाँ से उनको टिकट मिलते हैं, कहाँ से वो MP MLA बनते हैं, कहाँ से वो जजेस की रिश्तेदारियाँ हैं, कहाँ जनरल की रिश्तेदारियाँ हैं, ये सारी सूरत हाल आप देख लें। और इस वक्त जो पंजाब में आप हर डिप्टी कमिश्नर और DPO ऑफिस से चेक कर लें, CM सेक्रेटरीट में डिप्टी सेक्रेटरी बैठे हुए हैं जो डिवीजन को डील करते हैं, और नून लीग के SMS पे ट्रांसफर, पोस्टिंग, फंड्स का इजरा और लोकल गवर्नमेंट के फंड, और फिर एक और जो बात है कि ये जो विलेज काउंसिलें बनाई गई हैं पंजाब में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत, ये सारी नून लीग के वर्कर्स की बनाई गई हैं। तो इसको हम कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड कह लें? हमारा मुतालबा तो फिर भी इलेक्शन कमीशन से है, और हम अपने कानूनी दायरे में रहते हुए मुअज़्ज़ब तरीके के साथ ये मुतालबा करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुए इस मुल्क में तो कोई फायदा नहीं होगा इलेक्शन का, और इलेक्शन के बाद ये क्यास ये जानी कि पीएस के अदम इस्तेकाम और ज्यादा बढ़ेगा, और फिर आपका सिस्टम डिरेल होने की तरफ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत लूली लंगड़ी ये चलती रहे, है लूली लंगड़ी, कोई आइडियल नहीं है, अगर ये लूली लंगड़ी जमहूरियत आप चाहते हैं कि चलती रहे, तो मेरे ख्याल में अभी ये मौका है हमारे पास इलेक्शन करवाने का, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाने तो कभी भी इलेक्शन करवाने वालों को तारीख में अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं किया जाएगा। और आप तारीख उठाकर देख लें, कोई भी इलेक्शन हो, जिसने भी इलेक्शन मैनेज किए हैं आज वो अवाम में सरेआम नहीं घूम सकते। कोई आज़ादी से घूम रहा है मुझे एक बंदा बता दे, कुछ तो फौत हो गए हैं, जो जिंदा हैं वो मुझे बता दे कभी पब्लिक में वो आम घूम रहे हो। उनको कोई नहीं पब्लिक पसंद करती, वो बैरून मुल्क भी हैं तो अवाम से छुपते फिर रहे हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब की मिसाल आपके सामने है, साकिब निसार साहब की मिसाल आपके सामने है, और बड़े तगड़े इदारों के तगड़े लोग आज सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो अवाम में किस लिए नहीं घूम सकते कि मुल्क के इलेक्शन सिस्टम के साथ उन्होंने एक खलवाड़ किया है, और उस खलवाड़ की बुनियाद वजह से आज हमारे मुल्क में जमहूरियत कमजोर है। हमारे मुल्क में सियासतदानों को गाली दी जा रही है, सियासत एक गाली बन चुकी है, और अलमिया ये है हमारे सियासतदानों का कसूर ये है कि हम लूली लंगड़ी जमहूरियत में इक़्तिदार के लिए हम वो कहते हैं ना झोली फैला के पैक करके हम मंगतों की तरह खड़े होते हैं कि जैसा भी इक़्तिदार है हमें दे दिया जाए, और फिर कुछ दिनों बाद फारग कर दिया जाता है, तो फिर हम खुश होते हैं, लेकिन हम अपनी CV हर वक्त पेश कर रहे होते हैं। यही अलमिया है हमारा। आपने बड़ा ये तलख हक़ाइक़ से आप हमेशा इसी तरह की बात करते हैं और मुश्किलात में भी गिरते हैं हमारी तरह। अभी आपने, मैं वहीं से दोबारा इसको मैं रिकनेक्ट करता हूँ, आखिर क्या गीदड़ सिंगी है शहबाज शरीफ साहब के पास, नवाज शरीफ साहब के पास, कि ये ब्यूरोक्रेट्स को अपना वो बना लेते हैं,
मतलब फैमिली का हिस्सा बना लेते हैं, लॉयलिस्ट बना लेते हैं, और वो बन भी जाते हैं, जो डीएमजी के हैं, पीएस के हैं, जिसके भी हैं, वो भी लॉयलिस्ट बन जाते हैं, ये भी उनको बना लेते हैं, और उनको वफादारियां हमने देखे, उनके लिए जेलों में गए हैं ब्यूरोक्रेट्स बेचारे, जेलें भुगती हैं, सजाएं भुगती हैं, लेकिन वादा माफ गवाह वगैरह नहीं बने, जो भी था, और उन्होंने उनको रिवार्ड किया। आपकी भी हुकूमत रही 2008 से 2013 तक, ये आप लोग क्यों नहीं बना सकते ब्यूरोक्रेट्स को अपना वफादार, इतना वफादार जितना कि ये बने हुए हैं? बल्कि भुट्टो साहब के दौर में तो वो जो अगेन उसके एस उन्होंने जो अपनी सिक्योरिटी फोर्स बनाई थी, उसके वो जो थे मसूद साहब, वो तो बकायदा उनके वादा माफ गवाह बने थे, जिसके बाद फांसी लगे थे भुट्टो साहब। आप क्यों ये ट्रिक नहीं कर सके जो शरीफ फैमिली करते, फिर आप गिला करते हैं? अगर उन्होंने बना ली है तो फिर आपको शिकायत क्यों? आप भी बना लेते सर, आपके पास भी बड़ा टाइम था, बड़े रिसोर्सेज थे। कलासरा साहब, आपकी बात ठीक है। एक तो हमारा डोमिसाइल सिंध का है, छोटे सूबों से हमारा तल्लक है, ज्यादा हमारे पावरफुल लोगों का पंजाब से तल्लक नहीं है। दूसरा, हमारे सच्ची बात है, हमारी कमजोरी भी है, पंजाब में कभी हमारी हुकूमत आई नहीं। मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखी, 77 में हो गए, उस वक्त हमें होश नहीं थी, और जब से हमने होश संभाली है, हमने पंजाब में अपनी हुकूमत नहीं देखी। पंजाब की जिसकी हुकूमत है, मुल्क में उसकी हुकूमत। वैसे 2 दफा मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ। पंजाब का पीसीएस जिसका ब्यूरोक्रेट है, पंजाब का जज जिसका ब्यूरोक्रेट, जिसका रिश्तेदार है, पंजाब का जनरल जिसका रिश्तेदार है, उसी की मुल्क में हुकूमत है। पंजाब का सहाफी वही जो 35 पंचर लगाएगा, जो अच्छे पोस्टों पे जाएगा। ये एक बाय डिजाइन देखकर इस मुल्क में रूलिंग क्लब बनाया गया, बिजनेस टाइकून से लेकर सहाफत, बिजनेस टाइकून, एप्टमा हो, उसमें शुगर मिल एसोसिएशन हो, उसमें सीमेंट मिल एसोसिएशन हो, मीडिया टाइकून हो, हाउसिंग सेक्टर के लोग हों, ये एक रूलिंग क्लब है। उस रूलिंग क्लब में आप देख लें, कभी साबर मिट्टू की एक डॉक्टराइन निकलती है, कभी इफ्तिखार चौधरी की, कामरान कैनी की डॉक्टराइन निकलती है, कभी इफ्तिखार अरसलान चौधरी की, बड़े बड़े नाम। आज तो खबरें आ रही थी कि कामरान कियानी साहब बरी हो गए, अगर मैंने सही पढ़ा है कि वो जो जनरल कियानी साहब के भाई थे वो तो बरी हो गए, खबर चल रही थी। इसलिए मैंने नाम लिया कि उन्होंने बरी होना था। तो जी चंद साहब, जी मैं कहता हूँ वो उस रूलिंग क्लब को कभी सजा नहीं हो सकती। सजा होगी किसी आम सियासतदान को, किसी आम अफसर को, या किसी आम बिजनेसमैन को। अच्छा चंद साहब, अभी आपने बात की, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपने कहा जी हमारी पंजाब में 77 के बाद कोई हुकूमत नहीं, हालांकि उस वक्त भी 2-3 वजीर आला भुट्टो साहब ने बदले थे, आपको पता होगा। इतनी स्टेबल हुकूमत इन सेंस वो भी नहीं थी, 3 शायद वजीर आला, मैं गलत नहीं कह रहा, तो बदले रामे साहब थे, खार साहब थे, और सादिक कुरैशी साहब जो हैं, 4 सालों में 3 वहाँ वजीर आला भी बदले गए थे पंजाब में, अगर मेरी हिस्ट्री ठीक है। आप मुझे ये बताएं, 2 दफा तो आपकी कोलेशन भी रही है ना, 93 से 96 तक फैसल साले हजाज साहब वो भुट्टो साहब के साथ मिलके वो पंजाब चलाते थे। जब शहबाज शरीफ साहब 2008 में और ये 13 में वजीर आला बने, उस वक्त भी आपकी वहाँ पे जॉइंट हुकूमत चलती रही है सर। सो हुकूमत में हिस्सा शेयर तो आप भी लेते रहे हैं पंजाब में सर, इतना तो ना कहें कि बिल्कुल खाली हाथ है, कुछ ना कुछ तो मिल रहा था सर पंजाब से। साहब, ये आप ज्यादती कर रहे हैं सर। हुकूमत होना, वो 10 सीटों के साथ भुट्टो साहब ने जो हुकूमत ली थी, उसमें पीपल पार्टी के साथ जो फैसल साले याद, जैसे तकड़े बंदे को फिर अपनी एडवाइजरी से हाथ धोने पड़े थे। और इसी तरह मियां शहबाज शरीफ साहब के दौर में आप राजा रियाज साहब से पूछ लें, उनको वजारतों से फारग कर दिया गया था। और ये हमजा शहबाज के दौर में वो तो खैर अब शामिल हो गए, गवर्नमेंट में थे, अब तो शामिल हो गए सर नवाज लीग में राजा रियाज साहब। हमारे हसन मुर्तजा वगैरह ने हलफ लिया, लेकिन 6 महीने उनको मैट में ही अलाट नहीं हुए, मैट में ही नहीं दिए गए। तो पंजाब में जो थोड़ा सा हिस्सा जो दिया जाता है, मैं तो समझता हूँ कि ये हमें नहीं लेना चाहिए था। ये हमारी कमजोरियां हैं, यही हमारी गलतियां हैं, जिस वजह से हम आज सजा भुगत रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बंद होनी चाहिए, पंजाब हो या सिंध हो या। अच्छा सर, एक बात बताएं चांद साहब, आप चांद साहब एक बात बताएं, बड़ा डीप एनालिसिस आप रखते हैं, डीप आप अंडरस्टैंडिंग है, और बड़ा बहादुरी से बात करते हैं। बड़ा कम लोग होते हैं जो इतना ब्लंट बात करते हैं, इस पॉलिटिक्स में स्पेशली, इतने बड़े बड़े ताकतवर इदारे हों, लोग हों, जिनको आप चैलेंज भी करते हैं, कन्फ्रंट भी करते हैं। मैं तो विटनेस हूँ बहुत सारा आपकी 20 साल पॉलिटिकल इसका स्ट्रगल का, ये कौमी असम्बली में है, फिर मैंने आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में देखा है बड़े बड़े मगरमच्छों से लड़ते हुए। सो आई विटनेस टू द प्रोसीडिंग्स। लेकिन एक बात बताएं सर, आप पंजाब की बार बार कह रहे हैं, यहाँ तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तो आसिफ अली जरदारी साहब उनको अपना बच्चा कहते थे, वो तो उनके वो करीबी थे, दोस्त थे, आज भी दोस्त है। सब ने कहा था जिस दिन नाम उनका आया लिस्ट में कि वजीर आला इन्होंने बनना है, उसमें वजीर आला की जो नाम थी 3-4 नाम थे, तो सब ने कहा था मोहसिन नकवी साहब बनेंगे, ये तो जरदारी साहब नाम लेकर आ रहे हैं। तो वजीर आला पंजाब जो इस वक्त है मोहसिन नकवी साहब,
वो तो कोई ढक्का छुपा राज नहीं है, वो तो जरदारी साहब के, वो क्या कहना चाहिए, ही इज़ वेरी क्लोज टू जरदारी साहब, बल्कि जरदारी साहब ने उनको वज़ीर आला बनवाया है। आप अभी भी शिकायत करते हैं कि पंजाब में आपके साथ ज्यादती हो रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रहा। ये बात में समझ नहीं आई ज़रा सर, अपना वज़ीर आला लगवा के अब आपने रोला डाल दिया जी हमें पंजाब में बड़ी ज्यादती हो रही है हमारे साथ। सर देखिए, एक तो मोहसिन नकवी साहब को हमने वज़ीर आला नहीं लगवाया, हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, मेरे ज़ाती तौर पर उनसे अच्छे तल्लुकात हैं। जरदारी साहब के वो यकीनन बहुत बिल्कुल ठीक कहा, जरदारी साहब ने के बच्चे हैं, लेकिन बच्चे नाफरमान भी हो जाते हैं। और अब आप कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब नाफरमान हो गए जरदारी साहब के साथ, ये बात कुछ मानने वाली है नहीं चांद भाई। ज्यादा मैं कमेंट्स नहीं कर सकता, कुछ रहता भी नहीं है। अच्छा चंद साहब ये बताइए जवाब देने देते उनको। अच्छा जी बताइए, कंटिन्यू कीजिए। मैंने कहा इससे ज्यादा मैं नहीं कमेंट करना चाहता। आप अगले सवाल पे चले। चलो, आपने असल में रबिया ने आपको दरमियान में टोक ना थोड़ी स्पेस दे दी है थोड़ी सी, नहीं तो कुछ ना कुछ तो आपने हमें बताना ही था सर जी। ये बहरहाल ये भी कोई तरीका वारदात तो नहीं है आपका, पीपल्स पार्टी का बंदा लगवा भी लाओ, रोला भी डाल दो कि नहीं जी देखो जी सनत ज्यादती हुई है और ऊपर से बंदा ही अपना बैठा हुआ है। सर ये कोई आपका तरीका सियासी कोई वारदात तो नहीं हो रही सर कि रोला भी डाल ही रहे? देखिए अगर क्लासरा साहब हमने लगवाया होता या हमारा वज़ीर आला होता तो यकीन जाने हमारे इलाकों में तो अगर किसी हमारे सरगोदा में, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि लोगों का रास्ता बंद हो जाए ना किसी बेचारे की आम गुजरगाह गाँव की, तो मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा, हम वो रास्ता भी नहीं खुलवा सकते। अच्छा, छोटा सा काम है ना लोगों का आम गुजरगाह खुलवाना, ये कोई बड़ा काम तो नहीं होता, ये उनका राइट होता है। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को बिल्कुल स्पेस नहीं दी जा रही, यही हमारा शिकवा है। अब आईपीपी बनाई गई हो तो अब उनको भी बनाया गया, लेकिन उनको भी स्पेस नहीं मिली, सिवाय नून लीग के पंजाब में तो किसी को स्पेस नहीं मिल रही। और फिर आप कल को आप कहेंगे, मैं तो आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि देश को हम लेवल प्लेइंग फील्ड या फेयर इलेक्शन कहेंगे तो बिल्कुल फ्री एंड फेयर नहीं होंगे अगर इन हालात में हुए तो। ये मैं एडवांस आपको बता रहा हूँ। फिर कोई ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझे वाला फार्मूला आ जाएगा 2013 वाला, और फिर उनको भी दरवाजा गया एंटी करप्शन, और फिर चेयरमैन इंस्पेक्शन कमीशन आज भी लगे हुए हैं। नहीं वो क्या था, वो क्या फार्मूला था सर? याद कर ले जरा। नहीं चांद साहब वो क्या था मुजफ्फर रांझा साहब वाला फार्मूला सर? थोड़ी सी मेमोरीज हमारी, हम भी तो गजनी टाइप लोग हैं ना, भूल जाते हैं, जरा क्या फार्मूला था सर? सर वो ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा था ना जिन्होंने इलेक्शन मैनेज किया था 2013 वाला। अच्छा, जिस तरह 2018 का इलेक्शन जनरल फैज के जिम्मे आप लगाते हैं या ब्रिगेडियर आजम के जिम्मे लगाते हैं, इसी तरह वो ब्रिगेडियर। वैसे एक बात बताएं, आप तो उस वक्त इमरान खान साहब के साथ थे, उसी वक्त जनरल फैज साहब टिकटें बांट रहे थे, सारा कुछ मैनेज कर रहे थे। आप बताएं ना कितना जनरल फैज साहब का इसमें कंट्रीब्यूशन था 2018 के इलेक्शन में सर? ये हम क्यों बताएं सर, आप बताएं। क्लासरा साहब सबको पता है, अब मैं बड़ा कमजोर आदमी हूँ, अब इतना मैं तकड़ा नहीं हूँ जितना आप समझते हैं, तो आप सारा बोझ मेरे ऊपर न डालें। चले रबिया आप पूछेंगे। अच्छा मैं पूछना ये चाह रही थी चंद साहब कि आपने वैसे भी जिक्र किया कि नाफरमान बच्चे, तो जरदारी साहब कहाँ सीन से गायब हैं? वो क्यों नहीं आके सीधा कर रहे ये जो बच्चे नाफरमानी पे उतरे हुए या जो हालात उनके मुताबिक नहीं चल रहे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब तो अपने तमाम नून लीग हो या जो उनके इत्तेहादी थे या स्टेक होल्डर थे उनसे बातचीत ही कर सकते हैं ना। अब इस वक्त मुल्क जिन क्राइसिस से गुजर रहा है, अगर पीपल्स पार्टी भी सड़कों पे आ जाए या एहतजाज का करे तो ये मेरे ख्याल में इस मुल्क के साथ इस वक्त ज्यादती होगी। हम फिर भी इनको टाइम दे रहे हैं। बड़े महजब तरीके से हमारी CC में जो मीटिंग हुई उसमें भी बिलावल साहब ने बड़ी खुल के बातें की और हमने कहा कि हमारे साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो हमने जरदारी साहब को फिर इख्तियार भी दिया पूरी CC ने कि आप तमाम स्टेक होल्डर से, नून लीग से, पॉलिटिकल या दूसरे लोगों से, इलेक्शन कमीशन से मुज़ाकरात कर लें। आप सीनियर हैं, पार्टी के को चेयरमैन हैं, और मेरे ख्याल में उन्होंने टाइम दिया था और वो टाइम तकरीबन खत्म होने वाला है चंद दिनों बाद। तो अब देखते हैं वो दोबारा जब मीटिंग होगी उसमें जरदारी साहब बताएंगे कि क्या उनके मुज़ाकरात हुए। लेकिन ग्राउंड पे मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को कोई स्पेस नहीं, किसी जमात को भी सिवाय नून लीग के कोई स्पेस नहीं। JUI KPK में JUI को स्पेस है तो यहाँ नून लीग को पंजाब में स्पेस है, बाकी सब फारग है। नहीं स्पेस से आप ये कह रहे हैं आप चांद साहब, स्पेस से जो मैं समझ रहा हूँ स्पेस ये होती है कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, DPOs हैं, ब्यूरोक्रेसी है, पटवारी, तहसीलदार, इन सबको कहा गया है कि नवाज लीग के जो ये उम्मीदवार होंगे, प्रीवियस MNAs MPs या जिन्होंने बनना है, उन्हीं के काम करने, थाना कचहरी उन्हीं के टेलीफोन सुनने हैं, उन्हीं के
उस पे कहने पे आपने डेवलपमेंट करनी है, सड़क बनानी है या किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है, बाकियों का नहीं करना, मतलब दैट्स व्हाट यू मेंट भाई कि वो उनको फेवर दी जा रही है और उन्हीं के सारा कुछ ये मैनेज हो रहा है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है इस वक्त नवाज लीग के उम्मीदवारों पे वो है मेहरबान है, बाकियों पे नहीं है? बिल्कुल जी, मेहरबान इसी तरह है जिस तरह समझे कि शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर हो और उनकी हुकूमत हो, इसी तरह मेहरबान है। बड़ी क्लियर हदायत हैं ब्यूरोक्रेसी को, डिप्टी डीएसपी असिस्टेंट कमिश्नर उनकी रिकमेंडेशन पे लगाए जा रहे हैं। डीसी और जो डीपीओ और डीसीओ जो है वो अगर चीफ सेक्रेटरी या आईजी उनकी रिकमेंडेशन पे लगे भी हैं तो ये क्लियर हदायत हैं कि आपने नून लीग के काम करने। आप चेक कर लें, थाने के मोहर से लेकर मैं जिस ओहदे पे आप बात करते हैं वो रिकमेंडी नून लीग के एमपी एमएनए के कैंडिडेट्स का होगा, और बाकायदा वर्करों की लिस्टें वो देते हैं, वो पकड़वाते हैं फिर छुड़वाते हैं। ये बड़ी इंजीनियरिंग हो रही है और मेरे ख्याल में इसमें तमाम इदारों को फिर वो उल्टा गाली, क्योंकि नून लीग इस वक्त एक भारी बोझ भी बन चुकी है। किसी को गलत है भी जो मर्जी कर ले, नून लीग को आवाम वोट नहीं देगी इस वक्त, ये मैं लिख के ले आज मेरा, क्योंकि ये वो पहले वाला दौर नहीं है, अब दौर जरा बदल गया है। और जो नौजवान तबका है ये जो पंजाब में अब उनकी पहले वाली पोजीशन नहीं है। आप इस पे अच्छा, आपने कहा वो नवाज लीग को वोट नहीं देगी, बिल्कुल वो बहुत सारे सिम्टम्स भी नजर आते हैं, तो आप लोगों को वोट देगी पीपल्स पार्टी में? नौजवान वोट देगा आपको या आपको पंजाब में वोट मिलेगा आपको? आप पॉलिटिकल मैं कहता हूँ क्यों देंगे वोट, मैं आपको बताता हूँ सर। हमें इसलिए वोट देंगे कि हम आज तक आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, कभी आपने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया पीपल पार्टी को आउट करने के लिए, कभी आपने 9 तारे इकट्ठे किए, कभी आपने निशाम जमीर वाला फार्मूला बनाया, कभी आपने पेट्रियाट वाला बनाया। तो पीपल्स पार्टी को तो आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए आउट किया पंजाब से खसूसी तौर पे। आप इंजीनियरिंग पीपल्स पार्टी के मतलब खत्म करेंगे तो फिर आप देख लेंगे। वो हमारा वर्कर आज भी है, हमारी वो सोच लेफ्ट वाली, वो प्रोग्रेसिव, वो मॉडरेट, वो इस्लामिक टच के बगैर जो लेकिन सर एक बात देखें चांद साहब, एक और बात वाली वो आज भी एक सोच है। क्लासरा साहब मौका तो दें। अच्छा एक और बात सर, एक और आपने बात की कि इस वक्त अगर ये मैनेज ना किया जाए, मैनूवरिंग बिला बिला ना की जाए तो आपको वोट मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें पीटीआई को कि पीटीआई के साथ भी यही कुछ हुआ है जो आप लोगों के साथ होता रहा है माजी में बकौल आपकी पार्टी भी ज़ेर अताब रही, बहुत कुछ सजाएं भुगती, आपकी लीडरशिप को भी बड़े जुल्म सताम हुआ। सेम हम देख रहे हैं कि पीटीआई का भी इसी तरह का माहौल बन रहा है, उनकी लीडरशिप भी जेल में है, खान साहब जेल में, पार्टी तितर बितर भाग दौड़ इधर उधर हो गई। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि खान साहब वहाँ खंबे को भी वो कह देंगे, वो टिकट ना भी दें, वो किसी दरख्त को खंबे को किसी के कह दें कि ये मेरा है, तो लोग तो वोट उनको भी डालेंगे, वहाँ पे तो वोट ज़्यादा उनका नज़र आता है। तो खान साहब का पार्टी का कुछ नज़र आ रहा है आपको अगले इलेक्शन में कि ये कंटेस्ट कर सकेंगे? पीटीआई का क्या फ्यूचर देखते हैं आप खुद भी, क्योंकि उनको बड़ा करीब से देखा है आपने सर, ये पंजाब में उनका क्या फ्यूचर है? जी कलासरा साहब जो उनके अभी 2 साल हुए हैं, 9 मई के बाद ही वाक़या हो गया। पीपल पार्टी के 40 साल हुआ है, 3 सालों का और 40 सालों का कोई मवाजना नहीं होता। लेकिन मैं कहता हूँ ये किसी के साथ भी हो, अदल ही होना चाहिए। ये काम किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल जमात के साथ। जो जुर्म करे, जो इमलाक पे हमला करे, जो सरकारी इदारों पे हमला करे, उसके साथ फेयर ट्रायल करें, उसके साथ पर्चे दें, उसके अदलिया है, उसका इन्वेस्टिगेशन है, प्रोसिक्यूशन है, बिल्कुल कानून को हरकत पे आना चाहिए। लेकिन जहां तक एक पॉलिटिकल जमात का या आम वर्कर के साथ कोई जो होता है विक्टिमाइजेशन, ये नहीं होनी चाहिए। और खंबे वाली बात बिल्कुल नहीं है इस वक्त। मैं आपको बताऊं, एक गुस्सा है सिस्टम के खिलाफ, नून लीग के खिलाफ, एक लंबे चांद साहब इस वक्त आप फील्ड में हैं, आप इलेक्शन की आप भी तैयारियां कर रहे होंगे, क्या पोजीशन है जब आप हल्के में वोट मांगने जाते हैं? पीपल्स पार्टी के इस पे पुराने वर्कर रहे हैं आप पीपल्स पार्टी, दरमियान में थोड़ी सी डिपार्चर भी हुई, फेयर इनफ। आपको ग्राउंड पे क्या लग रहा है कि वोटर का क्या मिजाज है, उसको किस पे गुस्सा है और वो किसको वोट देना चाहते हैं? एक फेयर एनालिसिस आपसे चाहिए सर। कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है और फ्री एंड फेयर। इस वक्त तो बड़ी वादिया वहां है कि इलेक्शन फेयर नहीं होंगे। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, इस वक्त तो इलेक्शन का माहौल इसलिए नहीं है कि ग्राउंड ही हमवार नहीं है, ग्राउंड ही तैयार नहीं है। एक बड़ा अजीब सा माहौल बनाया गया नीचे के इलेक्शन सिलेक्शन होगी, इलेक्शन नहीं होगी। मेरे ख्याल में पहले ये चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। अच्छा, आपको क्या लगता है नवाज शरीफ के आने से कोई चेंज आएगी? कोई मतलब मुस्लिम लीग नवाज का वोट बढ़ेगा? कोई क्रिज्मा जो है वहाँ पे खान साहब का या दीगर जो इस वक्त देखने में आ रहा है, तो कोई नवाज शरीफ साहब ट्रम्प कार्ड समझे जा रहे हैं कि आएंगे, तकरीरें करेंगे, नैरेटिव बनाएंगे और बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा कर लेंगे? आपकी क्या असेसमेंट है एज ए पॉलिटिकल वर्कर के? मियाँ साहब आके कितना बड़ा
डेंट डाल सकते हैं खान साहब की पॉपुलैरिटी में और वोट बैंक अपना बढ़ा सकते हैं? देखिए, कम से कम नून लीग एक एक्टिव हो जाएगी और मियां साहब का आना एक सिस्टम के लिए, जमहूरियत के लिए खुशाइंद होगा। एक मजबूत क़यादत जब इलेक्शन में आ जाती है तो उसका सिस्टम को फायदा होता है और उसका थोड़ी क्रेडिबिलिटी भी बन जाती है, इलेक्शन की भी बन जाएगी। और मेरे ख्याल में फिर मियां साहब ये भी नहीं कह सकेंगे कि आप फलां को अंदर रखो, फलां को विक्टिमाइज करो, फलां को, जब मैदान में आएंगे तो फिर सब के लिए अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन चांद साहब, हालांकि दिल बड़ा चाह रहा है और भी 2-4 सवाल थे लेकिन टाइम की कंस्ट्रेंट होती हैं। जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहब जब आ रही थी लंदन से, मुझे याद है, मैं भी था, अरशद शरीफ हमारा यार भी था, वहीं से ज़ियाउद्दीन साहब थे, लंदन से रिपोर्टिंग करते थे, 2-1 साल हमने रिपोर्टिंग की लंदन से, मैंने, अरशद जिया साहब ने, बेनज़ीर भुट्टो साहब भी आती थी, नवाज शरीफ साहब भी होते थे। जब बेनज़ीर भुट्टो ने आगे रहमान मलिक साहब के घर पर उन्होंने वो की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं वहाँ मौजूद था उसमें, तो उनसे उन्होंने एक, और वो वापस आ रही थी, डेट दे रही थी वापसी की, नवाज शरीफ साहब पहले आ रहे तो बाद में आई, तो बेनज़ीर भुट्टो ने उस वक्त मुतालबा किया था, पाकिस्तान आके भी किया था कि जनाब के जैसे मैं वापस आई हूँ, इलेक्शन लड़ने का मुझे राइट है। उस वक्त नवाज शरीफ साहब को राइट नहीं था, बैन थे पॉलिटिक्स से। तो उस वक्त उन्होंने डिमांड की थी कि जनाब के इनको नवाज शरीफ साहब को भी इलेक्शन लड़ने दिया जाए। आज आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब वो प्रेसिडेंट रिपीट कर सकते हैं कि वापस आएँ और कहें जनाब कि खान साहब को वो जेल में हैं, उनको छोड़ें, उनको लड़ने दें, हमारे हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिकल बैटल हम लड़ेंगे? तो बेनज़ीर भुट्टो वाली वो बात कर सकते हैं जैसे मौला फजल रहमान ने भी कहा है कि क्या फ़ायदा जी मेरे मुखालिफ के हाथ बांधे हुए और मुझे कहा जी आप जाएँ तैयार जाएँ, मुखालिफ के हाथ बांध के दरिया में फेंक दें। डू यू थिंक कि नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर भुट्टो वाली ये बात करेंगे? मैंने खुद सुनी हुई है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब भी वापस हैं, इनको इलेक्शन लड़ने दें, हालांकि जनाब मुशर्रफ ने उनको बैन किया हुआ था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का तो यही तकाजा है। क्लासरा साहब जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे 2 लीडरों ने साइन किए थे, एक बीबी शहीद होगी और मियां साहब जिंदा है, अल्लाह उनकी जिंदगी करे। तकाजा तो यही है कि वो ये करेंगे, लेकिन करेंगे नहीं। अच्छा, चलें सर, थैंक यू वेरी मच। चांद साहब बहुत शुक्रिया आपके साथ। नदीम अफजल चांद साहब मौजूद थे, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। उनकी मुलाकात हुई है हसन न्याजी उनके बेटे के साथ, उस मुलाकात में क्या अहवाल रहा उसके बारे में जानेंगे, उन्हीं की ज़बानी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासी तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा न्याजी साहब, निगरान वज़ीर आज़म के साथ एक मीटिंग में मुजीबुर रहमान शामी ने सियासी कैदियों के हवाले से बात की और फिर जिनमें ज़ाहिर है आपके बेटे भी शामिल है हसन न्याजी, और वहाँ पे फिर ये गुफ्तगू चली और जो निगरान वज़ीर आज़म उन्होंने आपको अश्योरेंस दी कि इस मामले में कुछ किया जाएगा। एंड नाउ यू हैव मेट हसन न्याजी, तो क्या रद्द अमल है इस पर और मुलाकात का बताइएगा कि कैसी रही मुलाकात? जी बहुत ही मेरे लिए एक बड़ा एक्साइटिंग मोमेंट, बड़ा इमोशनल मोमेंट कि उनकी वालदा, मैं और उनकी बहन हसन की, हम 3 को इजाज़त मिली थी और बहरहाल बहुत अच्छा रहा। और इसकी वो सारे दोस्तों की, मेरी आवाज़ मुझे वो गा रही है, एको कर रही है। राना साहब जरा देखें, आवाज़ उनके कान में दोबारा एको हो रही है, दोबारा और कट भी रही है, कट मेरा तो दोबारा कॉल कर लें अगर उनको, नियाजी साहब को, ताकि एक क्लियर बात हो सके। जी ठीक है न्याजी साहब के साथ। जी बड़ी वो उस दिन जैसे आपने पूछा ना कि मुजीबुर रहमान शामी साहब ने उस पर ये सवाल उठाया था, जो अच्छी बात की थी इन्होंने न्याजी साहब ने, और उन्होंने भी की शामी साहब ने भी, उन्होंने कोई हम आपसे कोई हसन के लिए कोई फेवर नहीं मांग रहे, ये उसका लीगल राइट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, और इन्होंने कहा भी सही कि उसने कोई कसूर किया है, गलती की है इन द आइज़ ऑफ लॉ, 9 में वाले, अब ज़रूर प्रोसीड करें, ज़रूर ट्रायल करें, जो भी आपकी कानूनी तौर पर जो भी कार्रवाई बनते ज़रूर करें, लेकिन ये उसका लीगल राइट है, इसके पेरेंट्स का, उसकी मिसेस का, बहनों का, माँ का, कि उनके हसन से मुलाकात होनी चाहिए। कम अज़ कम उसका पता तो होना चाहिए ना, जो बात सारे लोग कह रहे हैं, इन लेटर भी उसमें लिखा गया। तो मेरा ख्याल है ये राइट सबको मिलना चाहिए, जितने भी इस वक्त लोग हैं और वहाँ पे डिटेन्ड है जिनका नहीं पता, तो उनको मिलने देना चाहिए। जब आप समझते हैं कि आपके पास एविडेंसेस हैं, प्रोसिक्यूशन है, महज़ब एक मुल्क है, लीगल है, लॉ है, तो सबको मुलाकात करें, वकील उनको करके दें, प्रोसिक्यूशन करवाएं, जैसे आजकल उसमें साइफर में इमरान खान साहब की और शाहमद कुरैशी साहब की हो रही है, 9 में कुछ और लोगों की हो रही है। सो इसको फेयर और ट्रांसपेरेंट इनको रखना चाहिए। आई एम ग्लैड कि अल्टीमेटली कि वो आइस हैज मेल्ट, और नियाजी साहब की मुलाकात जी साथ हैं। हाँ चलें पूछें जी बाकी उनसे। जी नियाजी साहब बात जारी रखिएगा अपनी। बहरहाल जी मेरे लिए तो बड़ा एक एक्साइटिंग मोमेंट था। अब 2 महीने जिसको इतनी तकलीफ और परेशानी थी, एंजाइटी थी, ये भी नहीं पता था कि जब फेयर ऑफ द अननोन
पता नहीं किस हालत में मिले ना मिले, क्योंकि हर एवेंचुअलिटी पे इंसान क्या गौर करता था। फिर जब मैं इमरान रियाज को मिला था तो और मुझे परेशानी हुई। तो है तो एक टफ टाइम, टफ गोइंग। अब ये देखे ना कैसी बात हुई कि आज मेरी मुलाकात पे मुझे कोई सैकड़ों के करीब मुबारकबाद के फोन आए, यानी कि ये भी इतनी बड़ी बात थी। और लोगों के अंदर इतना रिलीफ आया कि पूरे कराची से, पाकिस्तान से, दूसरे हिस्सों से दोस्तों ने मुझे इतना सारा दिन कॉल किया बार बार के जी मुबारकबाद हो। अब ये है तो और है मुलाकात, और ये मेरे लिए भी इतनी बड़ी बात थी कि मैं बता नहीं सकता कि कितनी बड़ी बात थी ये मुलाकात करना। और इसमें मैं सारे दोस्तों को मशकूर हूँ, खसूसन ये सारे रऊफ क्लासा साहब हैं, शामी साहब ने जब एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस को तो उसमें सारे दोस्तों ने जिस रजा और रगबत के साथ उसे साइन किए, और 111 जो है नामवर किस्म के दानिशवर और सहाफी और मीडिया के लोग जो प्रिंट और उन्होंने जब भेजा लेटर, उसके भी अपने इम्पैक्ट और साथ पड़े। और साथ नेचुरली जो उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब के पास मीटिंग हुई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम इसके बाद करेंगे और आपकी मीटिंग भी करवा देंगे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कल रात और उन्होंने कहा जी आज मीटिंग है, आज आप गए। और बड़ी सी मीटिंग हुई थी 20 मिनट की, लेकिन उसमें पूरी ज्यादा तो फिर हसान को हमने बोलने दिया ताकि वो बताए। तो वो उसने बताए, बस कुछ दिन तकलीफ के भी थे। अब मैं मतलब क्या कहें, मेरे लिए तो ये अच्छा है कि वो बिल्कुल सही सलामत उसी तरीके से बड़ा एक एनर्जेटिक और मिजाज और सारा कुछ करता रहा। बिल्कुल ही वॉज इन गुड स्पिरिट। अच्छा सर, आपने अभी जो ये बताया जैसे कि इट्स अंडरस्टैंडेबल बीइंग अ फादर, क्योंकि आपकी और हसान की बड़ी डिफरेंट पोजीशन रही है इन चीज़ों पे। ये मुलाकात आपकी कहाँ करेगी, लाहौर में या इस्लामाबाद में? जी लाहौर के अंदर जी इनका एक मिलिट्री कोर्स है, मुख्तलिफ जगहों पर शायद बनाई है, मुझे तो ज्यादा पता नहीं है, मैं तो आज पहली दफा गया हूँ। वहाँ पे एक है महफूज शहीद गैरिजन बरकी रोड के ऊपर, तो वहाँ पे हमें बताया गया कि वहाँ आप आ जाएं। और मैं वहाँ चला गया और बड़े आराम से गए। तो 10-15 मिनट बाद उन्होंने जहाँ एक हमें वेटिंग रूम में बिठाया और फिर हसान को बुला लिया और बता दिया हमें कि 20 मिनट की मुलाकात होगी। मेरा ख्याल है कि 2-4 मिनट शायद ऊपर ही गुजर गया हूँ, तो बस इतनी मुलाकात करा दी। और हमारी वो भी शायद हासिल थी जी। आपको अंदाजा नहीं है कि 2 महीने का जो एक जेल में प्रेशर था और एक जो फियर ऑफ द अननोन था, उसके बाद जो है कितना एक होगा। नहीं, आपकी जो मुलाकात हुई वो कमरे में थी या कोई दरमियान में कोई ग्लासेस वगैरह थे या आप उनको मिल सके? बिल्कुल फ्रैंक जी, ये जरूर थी कि उनके 2-3 आदमी बैठे होते हैं उनके एजेंसीज के अपने वर्दी में। एक शायद कैप्टन साहब बैठे थे और एक जो सादा कपड़ों में थे एक साथ। तो बस वो मेरा ख्याल है कि वो उनका स्टैंडर्ड जो SOP था उनके ऐसे ही। अच्छा, यूजली तौर पर देखा जाता है जब इन हालात में वालदा मिल रही हो, वालिद हो, बहन साथ हो, तो इमोशनली यू ब्रेक डाउन। कोई आपकी तरफ से कोई इस तरह का या कोई हसान की तरफ से? बड़ा ही उसे इस तरीके से मिला है हसान के, उन्हें सबको एटीज कर दिया। अगर वो थोड़ा सा खुद होता ना, बिल्कुल ऐसा जोश और खरोश है जैसे कोई वो जो है कोई अमेरिका से आ रहा हो या हज करके आ रहा हो या उम्रा करके आ रहा हो, बड़ा एक्साइटेड हो। ऐसा था कि वो बस भींच के गले में बहन को, मुझे, वालदा को, बड़ा ये था कि बहुत ही उसे बिल्कुल ऐसा था कि बहुत चिमट के। और अगर पर्सनल सवाल है थोड़ा सा, बट जी आई टेंड टू मतलब आस्क इट सर। आपका जाना भी ज़रूरी था, उनकी अम्मा का भी, सिस्टर का भी, लेकिन अगर हम वो हसान की वालदा और उनकी मेरा ख्याल है बेटी भी हैं, तो उनको अब सेकंड फेज में जाएंगे या ये आपने घर बैठ के किया कि हम 3 जाएंगे? अभी मिसेज ने कहा कि आप नहीं, उन्होंने 4 बंदों का कहा था जी। उन्होंने कहा था जी कि आप आएंगे, हसान की वालदा आएंगी, हसान की मिसेज आएंगी, हसान की बहन आएगी जी। उनके पास नंबर पूरे थे। और एक मेरी छोटी बेटी जो है वो तो टर्की में है, तो मिसेज उनकी रात क्योंकि बड़ी लेट हो रहा थी, मुझे 10 बजे करीब, 10:30, तो इस्लामाबाद थी। अच्छा। तो और सुबह मुलाकात 12 बजे रखी। तो मैं अपने खुद ही कहा, मैंने कहा बेटा मेरा ख्याल है कि आप हाथ में रात को कराएंगे तो आपको नेक्स्ट वीक आ जाए। उससे पहले इरादा हुआ कि मैं सुबह आ जाती हूँ। मैंने कहा ऐसा हो गया, अभी तो पहला दिन है, हमें पता ही नहीं कि कौन क्या क्या हो।
पर इसलिए कि इजाजत 4 की दी थी उन्होंने। अच्छा, इजाज़त आपको, आपने खुद ही किया। तो क्या फिर आपको कोई हसान में कोई चेंज लगी, कोई आपने, क्योंकि हमेशा कहा, हमारे शोज़ में भी कहा, वैसे भी बात की, हसान और आपका हमेशा रहता था डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आप अपने बेटे को हमेशा समझाते थे कि आप जिस रूट पे जा रहे हैं, जो आपका रास्ता है, जो आपके मामू का है, तो वो उसमें नुकसान होगा। तो वो हसान फील करता है कि मेरा बाप जो बातें मुझे कहता था और मैं शायद इम्प्लीमेंट नहीं कर सका, कोई रिग्रेट्स एक होते हैं ना थोड़े से, कि एक बाप को तकलीफ हुई, फैमिली को हुई, दोस्तों को उनके हुई, एनी रिग्रेट्स आप समझते हैं कि ही थॉट कि नहीं मैंने कोई ऐसा गलत नहीं किया? मेरा ख्याल है कि उसने, अब मैं उसको बताता नहीं हूँ, उसको बहुत तकलीफ बताई उन्होंने। अच्छा। तो मैं अपने तौर पे अपनी फैमिली जीन को समझता हूँ, अपने सारे खानदान को, उन चीजों से ज्यादा, बल्कि मैं उनको, कई दोस्तों को भी जो हमारे फौज के अंदर, उनको कहता हूँ कि भाई इससे कन्विक्शन बढ़ जाती है हम लोगों की जिद के अंदर। पर ये मेरा ख्याल है कि उसकी कन्विक्शन बढ़ी हुई थी। बाकी मैंने उसे कहा था, तो मुझे कहते अब्बा आपने मुझे कहा था कि जो कहेंगे मान लेना, तो मैंने भी उनको ये कहा भाई जो तुम कहते हो मैं मान लेता हूँ, तुम जो कुछ कहते हो मैं लिख देता हूँ, मैं साइन कर देता हूँ, लिख के ले आओ। तो मेरे ख्याल उन्होंने लिखवाते रहे, सारा कुछ साइन भी करवाते रहे, लेकिन बावजूद वो अपना एक उन्होंने जो हथकंडे होते हैं वो सारे इस्तेमाल करते रहे। अभी मैं उसमें बात नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे वैसे भी शामी साहब ने मना किया कि इस पे कोई बात ना करना। मैं बैठा हुआ था वैसे, अभी उस पे काशिफ अब्बासी भी बैठे हुए थे। काशिफ अब्बासी ने खैर आपको एक बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया, बीइंग ए फादर, कि जब आप अपने बच्चे से मिलकर आते हैं और आपको इस तरह की बातें वो बच्चा आपको बताते हैं, तो डेफिनेटली एज ए फादर आपका वो उसमें आता है। सो नो इट्स ए, कोई उन्होंने पूछा आपसे खान साहब के बारे में, बहर के हालात के बारे में, या उसको पता था कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड? नहीं, मुझे उसने आखिर में पूछा कि अब्बा क्या बनने वाला है। अच्छा। मैंने कहा, कहते ये हमें कब तक रखेंगे। मैंने कहा आपका, मेरा ख्याल ये है कि आपका जितना सारा डिपेंडेंट है इमरान खान साहब के साथ उनके मामलात को, अगर उन्होंने इमरान खान साहब के साथ बड़े कोई उनके मामलात बहुत बिगड़ गए तो फिर आप लोगों पे भी सख्तियां बढ़ने का इम्कान है, वो तो फिर अब किस्मत का है। और अगर इमरान खान साहब से के मामले में कोई मामला हो गया तो फिर आप लोगों की नरमी होंगी, क्योंकि आप तो हौसले है इमरान खान साहब की सियासत के यहाँ पे। अच्छा, कोई उनकी वालदा की क्या गुफ्तगू हुई उससे, हसान से, कोई एनीथिंग? आप तो एज ए फादर आप तो बस ज्यादा हमने उसको बोलने दिया, क्योंकि वो 50 दिन, उसे 58 दिन हो गए, 50 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहा है, बिल्कुल अकेला। अभी भी ऐसे अकेले रखो, लेकिन अब उसका मेरा ख्याल है कुछ और बहुत इंटरेक्शन है लोगों से, लेकिन वहां पे बिल्कुल नहीं था। आपको कुछ चेंज नजर आई? वो उसे नेचुरल था, मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे ये बोलेगा, बहुत बोलेगा, तो बहुत बोलता रहा, तो हम उसे सुनते रहे। तो कुछ चेंज नजर, आपको कुछ चेंज नजर आई हसान में? मतलब 50 दिन की मुश्किल तकलीफें थी। मुझे कोई चेंज नहीं है, मुझे यही सबसे खुशी हुई कि हसान बिल्कुल इंटैक्ट था, और इतना कुछ करने के बाद जो कुछ बताया है वो बड़ी तकलीफ से बात थी। काशिफ भाई साहब ने बिल्कुल सही वहां पे बात की होगी कि मुझे तकलीफ बड़ी हुई है जब उसे बताया, तो मतलब उसे बिल्कुल नॉर्मल बताया। उसने कहा, वो कहते हैं बस ये तो अब था, बस मेरे साथ जो दूसरा लड़का जो हैदर था, जो इसका साथ पकड़ा गया था, कहते हैं उस बेचारे का बहुत बुरा हाल है, वो बड़ा जमीन पे पड़ा है, बहुत उसकी तकलीफ में, उसकी हालत बिगड़ भी गई। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर थोड़ी कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा थी, तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लिया। अच्छा, ये आज आपने खान साहब की बात की कि उन पे डिपेंड करते हैं, आज ही खान साहब के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है जिसमें तो वो तो डटे हुए हैं, उन्होंने तो बल्कि ज़्यादा सख्त स्टांस लिया है। उन्होंने कहा जनाब के ना मैं झुका हूँ, ना बिका हूँ, ना मैं कहीं जा रहा हूँ, ना मैं डील करूँगा, ना मैं मुल्क छोड़ूंगा, मैं यहाँ पे मैंने तो एडजस्ट कर लिया जेल में। तो खान साहब तो वो कहीं से उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी वाला एलिमेंट नहीं है। इसके बाद तो मजीद सख्तियाँ बढ़ेंगी जो उनके वर्कर्स हैं। मेरा ख्याल है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अकलाल साहब कि खान साहब जो है वो इस मामले में जो स्टैंड ले रहे हैं, इससे पहले मैं भुट्टो साहब को देख चुका हूँ स्टैंड, और उसमें भी यही था, भुट्टो साहब के स्टैंड में भी, कि उनका ख्याल था कि मेरी पॉपुलैरिटी जो है वो मजबूर करेगी इनको मेरे से बात करने पे। वो जब आप जितने अकाउंट्स पढ़ लें उनके, इफ आई एम एसोसिएटेड या कन रफी का द लास्ट 323 डेज ऑफ सुखाली भुट्टो, तो मैं तो बार बार किताबें पहले भी दो दफा पढ़ी हैं, फिर पढ़ रहा हूँ इसी तनाजर में, सारा को देख रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये एक जो है ना बड़ी खाम ख्याली होती है आदमी की, जो खान साहब के पास है। खान साहब को अगर सियासत बचा गया अपनी ना, तो जिंदगी बचा गया तो उनकी सियासत बच जाएगी, लेकिन अगर जितनी टेंशन बढ़ाई ना, तो मेरा ख्याल है कि फिर उनकी जिंदगी को खतरनाक होगा। अब ये हो नहीं सकता कि फौज जो है उनके हिसाब से सरेंडर करे।
अच्छा, हमने आपने दो बड़ी अच्छी मिसालें दी जो हो सकता है पीटीआई के फॉलोअर्स को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ माचो, ब्रेव हार्ट, मैवरिक, ग्लैडिएटर टाइप बंदे को हमेशा तारीख में जो भी जितने वो करता रहे लोग उसको अप्रिशिएट करते रहते हैं, क्योंकि बहादुर आदमी हर एक को अट्रैक्ट करता है, फेयर इनफ। लेकिन हमने माजी में देखा पॉलिटिक्स इज ए डिफरेंट बॉल गेम कि पीपल्स पार्टी ने भी स्पेस दी, बाद में बेनजीर भुट्टो साहब ने 88 की हुकूमत ली, कंप्रोमाइज्ड, बड़े लोग तनकीद करते थे, उन्होंने कहा नहीं जनाब कि मेरे यहाँ सैकड़ों और हज़ारों वर्कर जेलों में थे, तकलीफ़ों में थे, तो सो मुझे हुकूमत लेनी थी ताकि मैं अपने वर्कर्स और पार्टी को बचा सकूं। तो नवाज शरीफ साहब ने भी यही किया था 2000 में जब डील ली थी कि मैं चला जाता हूं ताकि मेरी पार्टी किसी ना किसी हद तक बच जाए, चलें वापस आ जाएंगे। लेकिन खान साहब के आज के ट्वीट्स के बाद तो लगता है कि वो एक डिफरेंट कोर्स पे हैं, वो नहीं इन चीज़ों की परवाह कर रहे हैं कि मेरे वर्कर्स, मेरी पार्टी या मेरे लोग जो है ना उनका क्या बनता है। सो ही इज़ ऑन ए डिफरेंट कोर्स। तो ऐसा साहब 2-3 बातें हैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात कही है सर। पहली बात यह है कि जो सिमिलैरिटीज है ना, ठीक है। ये 4 बंदों की सिमिलैरिटीज है, एक मुजीबुर रहमान, एक जुल्फिकार भुट्टो, एक नवाज शरीफ और एक इमरान खान। बेनजीर साहब का मसला ये नहीं था, बेनजीर साहब को कभी भी मामला जिंदगी मौत का नहीं था। नवाज शरीफ भी मुशर्रफ साहब के वक्त में जिंदगी मौत के करीब थे, उन्हें चॉइस थी। नवाज शरीफ मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेटर प्ले किया है, उसने अपने आप को बचा लिया है। शेख मुजीबुर रहमान ने बचा लिया है। भुट्टो साहब मेरे नजदीक इतने सबसे ज्यादा इन चारों में से ज़हीन फतीन सियासतदान थे। मैं कहता हूँ कि परफेक्शन की हद तक वो जो है अक्लमंद थे सियासत में। लेकिन देखिए अभी मैं जब पढ़ता हूँ, अकाउंट पढ़ता हूँ, तो अपने आपको बचा नहीं सके। उनके ख्याल में उन्होंने ये सोचा कि जी मैं ये ये खान साहब की तरह मैंने देखा उनका रवैया। खान साहब के पास उतनी अकल नहीं है जितनी भुट्टो साहब के पास थी, लेकिन रवैया उनका एटीट्यूड नहीं था कि जनरल मुझे मार के कहाँ जाएंगे, ये मार ही नहीं सकते, ये डरपोक लोग हैं, ये फलाने हैं। यही इनका एटीट्यूड है। मेरा ख्याल है कि फौज के जब आप इज्तिमाई शीशों के साथ लड़ रहे हो ना, तो फिर आप उनको दीवार के साथ ना ढकेलने के मजबूर हो जाए आपकी जान लेने पर। इमरान खान उधर ही जा रहे हैं। अगर वो एक दफा हो गया तो भुट्टो साहब फिर एक मौके पे मामला फहमी करना चाहते थे, तो ज़ियाउल हक ने उनको पल्ला नहीं पकड़ाई दिया कि फिर वो इतना ट्रस्ट डेफिसिट आ गया था, तमाम के इतना फुकदान आ गया था कि उन्होंने नहीं किया। मैं बड़ा डर रहा हूँ। मैंने बड़े लोगों को कहा जो इमरान के करीबी हल्के में है, लेकिन जैसे आपने कहा मैवरिक है, बिल्कुल सुनने पर तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं क्या आपका ख्याल है कि वो जिला में मुआहदा कर ले? मैं कहा ये नहीं होता। बात यह है कि उनकी सियासत इतनी बड़ी है कि उसके लिए उनकी जान जाना जो है ना, ये बहुत ही स्टूपिड कीमत है। ठीक है, उसको बचाना जो है ज्यादा उनका लास्ट सर, लास्ट आपने कोई हसान को कोई एडवाइस की एज ए फादर कि यू आर इन कस्टडी, व्हाट टू डू, एनीथिंग? देखो मैं क्लूलेस था, मुझे पता ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या है अभी तक। बस यही है कि जी शायद 4 दिनों में कोर्ट में केस चले, जो कि वो सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ने वादा किया कि कोई केस नहीं चलाएंगे, और उन्होंने केस चलाने शुरू कर दिया। 9-10 केस लाहौर में चल रहे हैं, कोई पेशावर में चल रहे हैं। अब मेरा ख्याल है कल परसों को कंटेम्प्ट भी कर देगा। जब इतना डिफाइंस सुप्रीम कोर्ट आ रहा हो, तो मैंने तो उसे ये कहा कि जब आएगा तो फिर वकीलों को मशवरा करते रहेंगे किसको वकील करना है, किसको नहीं करना। चलो सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हफीजुल्लाह ने साहब गुफ्तगू कर रहे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ चेयरमैन पीटीआई के हवाले से, और उनके ज़ाती मौलिद जो है उन्होंने उनका चेकअप किया, उसमें उन्होंने क्या फाइंडिंग्स थी, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई के हवाले से। उनके जो पर्सनल डॉक्टर हैं, डॉक्टर उस्मान यूसुफ, उन्होंने उनका चेकअप किया एंड ही फाउंड आउट दैट ही इज़ ऑल ओके, वो अपनी ही इज़ इन द पिंक्स ऑफ हिज हेल्थ। एंड ऑन द अदर हैंड फैमिली ज़राए से एक ट्वीट सामने आया चेयरमैन पीटीआई का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं एडजस्ट कर रही हूँ जेल में। थोड़ा उन्होंने कहा कि जो कैदियों के हवाले से उन्होंने कहा कि उनके साथ होना चाहिए, बेहतरी होनी चाहिए, बट ही सेड कि मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। सो इस पूरी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? बड़ा जो आज उनका ऑफ कोर्स खान साहब तो नहीं वो जेल में ट्वीट या ट्विटर वगैरह यूज़ कर रहे, किसी को उन्होंने अपना पासवर्ड जो हैंडल दिया होगा, और फिर फैमिली के लोग जब मिलते हैं तो उन्हीं के ज़रिए मैसेजिंग होती होगी कि फ़लाँ ट्वीट जो है वो आप करते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें मेरा ख्याल है। एक तो ये है कि वो जो पहले आते थे वो हमें बताया जाता था कि बुशरा साहिबा कहती थी कि जी हालत उनकी बिल्कुल वो नहीं है, वो आपको अटक जेल का ही पता था। तो हमारे लिए कन्फ्यूजन थी कि बहनें कहती थी कि खान साहब बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बुशरा साहब हर दफ़ा कहती थी नहीं जी खान साहब को ख़तरा है, उनकी जान को भी ख़तरा है, और भी मसले हैं जो रिपोर्ट होते रहे। शायद एक तरीका होता है कि आप मतलब मज़ीद फैसिलिटीज़ चाहते होते हैं, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एज वेल, वो अपनी जगह पे। आज जो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बता दिया है, विच आल्सो शोज़ के खान साहब जो हैं तमाम तार इतने प्रेशर्स के बावजूद
इतने सोशल आदमी मिलने वाले, एक अपना मतलब क्राउड में बैठने वाले, और वो जो पॉलिटिकल पार्टी चलाई, वजीर आजम रहे, फिर एक बड़ा क्राउड उनके साथ रहता था हर वक्त। अकेले अब आप बैठे हुए हैं। सो इतने दिनों में जो उनको उस ये हो चुके सर्टेन मंथ्स हो चुके हैं, 2-4 चीज़ें इस्टेब्लिश हैं। एक तो यह है कि उनकी विल को नहीं ब्रेक किया जा सका। वो फिजिकली भी ऑल राइट, मेंटली भी फिट हैं, नर्वस सिस्टम भी उनका ठीक है, डिफेंस के मूड में भी नहीं है, वो झुकने बिकने वाली जो बातें होती हैं वो करने को भी तैयार नहीं है। सो वो ही इज़ ऑल राइट। उन्होंने जो मैसेज भेजा 2 चीज़ों की वजह से, एक तो साइफर का आ रहा है बड़ी तेज़ी से कि साइफर का जो फैसले जो हैं आने वाले हैं, शामिद कुरैशी साहब की सज़ा हो सकती है, खान साहब की भी हो सकती है। लिहाजा आज आप नोट करें, उन्होंने दोबारा पुरानी लाइन ले ली है। ये लाइनें वो ख़त्म कर चुके थे जो इस पर साइफर वाज क्लोज चैप्टर फॉर हिम। उसमें अमेरिकन से भी दोस्ती हो गई थी, कहते थे अमेरिकन ने कोई साजिश नहीं की, लोकली साजिश हुई। फिर उसमें जनरल बाजवे को भी उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी कि छोड़ें जी, बात चैप्टर बात खत्म होगी, कुछ भी नहीं था ऑल ओवर। उसके बाद फवाद चौधरी साहब की मुलाकातें हो गई थी अमेरिकन सफ़ीर से, उनकी भी वहाँ पर हो गई थी। खान साहब की और बाजवा साहब की भी एक तरह की सीज फायर हो चुकी थी, और अमेरिकन से भी हो चुकी थी, बल्कि सेनेटर्स उनके हक में थे, अमेरिका से तो उनके लिए मुलाकातें हो रही थी। आज उन्होंने यकदम दोनों चैप्टर दोबारा खोले हैं। आज उन्होंने जनरल बाजवा साहब को फिर कहा है कि उन्होंने गद्दारी की, और जो बड़ा वो जो आर्मी अपने चीफ के हवाले से बड़ी सेंसिटिव होती है, बड़ा सख्त बयान था। फिर उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने गद्दारी की और मेरे खिलाफ हुकूमत को उन्होंने किया। फिर उन्होंने अमेरिकन सफ़ीर वो डिप्लोमेट जो डोनाल्ड लू जो है उसको फिर अटैक किया जो अमेरिकन साजिश में शामिल थे। सो वो पुराने बयाने पे चले गए हैं जो उन्होंने छोड़ दिया था। इट मीन्स कि अब उन्हें पता है कि मुझे साइफर में सज़ा होनी है, लिहाजा मुझे अब ये जनरल बाजवा साहब हूँ या अमेरिकन हूँ उनके साथ तल्लुकात रखूँ ना रखूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। और मुझे ये चीज़ अगर सज़ा होती तो आगे इलेक्शन आ रहा है, मैं दोबारा इसी को नैरेटिव बनाएंगे, मेरी पार्टी जो है यही नैरेटिव लेके फर्दर जाएगी इलेक्शन में कि ये देखें जी खान साहब के खिलाफ हुई थी, बगावत हुई थी, गद्दारी हुई थी और यहाँ साजिश हुई थी। सो ये तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है। साथ में अपने फॉलोअर्स को उन्होंने एक मैसेज भेजा है कि मैं नहीं टूटा। सो अगर आपको ये खबरें आ रही हैं कि मेरे पार्टी के लोग छोड़कर जा रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जेलों में हैं, तितर बितर मफरूर भागे हुए हैं, लोग डिमोरलाइज हैं, तो आप डिमोरलाइज नहीं हूँ, मैं खड़ा हूँ। ये इसलिए भी ज़रूरी था खान साहब को वहाँ से मैसेज देना कि पार्टी के जो वर्कर है अगले इलेक्शन जो आने हैं, जो खान साहब का जिस पे वो कहते हैं ना डू और डाई वाला हिसाब है सियासी तौर पर, वो बड़ा डिपेंड करते हैं अगले इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं। सो उनके जहन में ये है कि मैंने अपनी पार्टी के वर्कर को बूस्ट रखना है, मैंने उनको पूरी उम्मीद रखना है। अब इसे वो ये ना समझ लें कि साइफर पर सजा होगी, इट्स ऑल ओवर। सो वो एक उनका अगर मकसद था। अब सवाल ये है कि इसके बाद एस्टैब्लिशमेंट क्या करेगी। ये खान साहब ने तो अपना जो बम शेल था वो ड्रॉप कर दिया। मेरी जो इतला है जो थोड़ी सी मैं आपके साथ खबर शेयर करूँ, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, सिंपल सी हिंट ड्रॉप करूँगा कि ये खावर मनिका साहब जो हैं वो गिरफ्तार हैं इस वक्त। अगर आप किसी वक्त खावर मनिका साहब किसी और एंकर के साथ टीवी चैनल पर बैठकर मदर ऑफ ऑल सीक्रेट्स अगर वो रिवील करते पाए जाएं खान साहब के रिलेटेड, तो आपने और ये मेरा घबराना भी नहीं है मेरा क्लिप ये राना साहब को मैं कहता हूँ सेव करके रख भी लें ताकि हम बाद में कह सकें जी देखा कि हम तो नेको बात बताए जा रहे थे। सो ये प्लान बी ये भी है कि खावर मनिका साहब ने जो चीज़ें बतानी है, खान साहब पे पहले भी 1-2 केसेस चल रहे हैं, बुशरा साहब पे भी चल रहे हैं, तो वो उस तरह की चीज़ें जैसे उन्होंने आजम खान साहब को वो वादा माफ गवाह बनाया ना साइफर केस में, तो मोस्ट लाइकली है कि इस केस में खावर मनिका साहब जो हैं वो भी वादा माफ वो गवाह बनकर खान साहब और बुशरा साहब के लिए कोई प्रॉब्लम बड़े पैदा कर सकते हैं। प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी लम्हों में आप ऐसी चीज छोड़ के जा रहे हैं जिसके बाद अभी 1 घंटे 3 दिन हमारा शो भी नहीं है, आराम से साइड पे हैं। बहरहाल ये कंफर्म है, खबर थी आपके साथ शेयर की मैंने। चले बहुत बड़ी खबर है, अब देखते हैं कि क्या होता है इस हवाले से। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।